राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए यही पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति के लिए यही पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति के लिए यही पद्धति अपनाई जाती है। अब हम तीसरे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको भी दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तो दूसरा दलीय सूची प्रणाली। दलीय सूची प्रणाली देखिए, इस प्रणाली के अनुसार संसद या राज्य विधायिकाओं में राजनीतिक दलों को उनको प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं। यानी किस दल को कितने मत प्राप्त हुए उसी अनुपात में उनको सीटें अलॉट की जाती हैं। यहां पर वोट परसेंटेज जो मत प्रतिशत होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में कभी कभी किसी राजनीतिक दल को वोट परसेंटेज तो ज्यादा होता है लेकिन उनकी सीटें कम हो जाती हैं। किसी दल को वोट परसेंटेज कम होता है लेकिन सीटें अधिक हो जाती हैं, सीटों की संख्या अधिक होती है। दिल्ली में जब आम चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तुलना में 2 या 3% अधिक मत प्राप्त हुए थे, लेकिन सीटों की संख्या आम आदमी यानी आपको 67 और भाजपा को 3 सीटें मिली थी, जबकि मत प्रतिशत में 3% का अंतर था और सीटों में यह अंतर था कि आपको 67 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधित्व प्रणाली में जितना मत प्रतिशत प्राप्त होता है उसी के अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं।
ऐसा दावा किया जाता है कि इस व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल अपने मतदाताओं के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। यानी जिस राजनीतिक दल के पास जितने अधिक मतदाता होंगे उनको सीटें भी अधिक मिलेंगी। और यह दो तरीकों से किया जाता है। इसमें पहला है एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसमें बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र में जितनी सीटें होती हैं, राजनीतिक दल उतने ही उम्मीदवार चुनाव के लिए उतार सकते हैं। मतदाता वैकल्पिक मतीय प्रणाली की तरह प्राथमिकता तय करते हैं। यानी जो बहुमतीय शासन प्रणाली, बहुमतीय चुनाव प्रणाली में जो वैकल्पिक मत प्रणाली है, उसी प्रकार यहां भी अपनी प्राथमिकता तय करते हैं और वह उम्मीदवार विजयी होता है जो एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है। यह एक फॉर्मूले के, यानी कोटा क्या होगा, कोटा का निर्धारण कैसे होता है, यह एक फॉर्मूले के द्वारा किया जाता है। और ये जो फॉर्मूला होता है, इससे जो कोटा तय होता है वो एक न्यूनतम होता है। यानी किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए ये न्यूनतम मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये कोटे का फॉर्मूला, यानी कोटा क्या है, कोटा कुल डाले गए मतों की संख्या कुल डाले गए मतों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या प्लस 1, फिर होल का प्लस 1, ये कोटा हुआ। इसी के जरिए अगर मान लें कि कुल डाले गए मतों की संख्या 100, अब इसमें 24 सीटें भरी जानी है। यानी 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 24 प्लस 1 प्लस 1 यानी 24 एक 25, और यानी 5 की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम कोटा तय करते हैं। प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मतों को गिना जाता है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। और यदि सीटें नहीं भरती हैं तो जो सबसे कम मत प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहां भी प्रायोरिटी बेस्ड वोटिंग होती है कि हमारी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये है, तीसरी चॉइस ये है, चौथी चॉइस ये है। और जब वोटों की गिनती होती है तो जो सबसे कम मत प्राप्त करते हैं उनको हटा दिया जाता है और उसको जो सेकेंड चॉइस की वोट होती हैं, उसकी जो सेकेंड चॉइस की वोट होती है उसको बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी भी एक उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि जहां पर दलें अधिक हैं वहां पर एक के फर्स्ट पास पोस्ट के जरिए किसी को भी
50% या उससे अधिक मत प्राप्त नहीं हो सकता है। वैसी स्थिति में यह मतदान प्रक्रिया कभी पूरी ही नहीं होगी। तब उस कमी को दूर करने के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशंस को एडॉप्ट किया गया। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, तो भारत का प्रमुख, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड को मैक्सिमम लोगों का समर्थन चाहिए। अगर मैक्सिमम लोगों का समर्थन है, अर्थात वो भारत के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव है। अगर भारत के लोगों का पर्याप्त समर्थन ही नहीं है, तो वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर कोटा तय कर दिया जाता है और उस कोटे को प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी वो चुनाव निर्वाचित हो सकते हैं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब जो दूसरी प्रणाली है इसी का, जिसको हम दलीय सूची प्रणाली कहते हैं, दलीय सूची प्रणाली। इसमें उम्मीदवार को मत नहीं दिया जाता है, उम्मीदवार को मत नहीं दिया जाता है। जबकि दल को मत दिया जाता है, यानी उम्मीदवार को मत नहीं दिया जाता है, बल्कि राजनीतिक दल को मत दिया जाता है। राजनीतिक दल को मत दिया जाता है। बाकी जितने भी निर्वाचन प्रणाली है उसमें उम्मीदवार को मत दिया जाता है, जबकि यहां पर राजनीतिक दल को मत दिया जाता है। यहां पर जो मत जिस राजनीतिक दल को प्राप्त होता है, या जितना मत प्राप्त होता है, उसी के अनुसार राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। इस प्रणाली में संपूर्ण देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पार्टी या जो राजनीतिक दल होते हैं वो प्राथमिकता के आधार पर अपने उम्मीदवारों को घटते हुए क्रम में सूची तय करते हैं। मतदाता किसी उम्मीदवार को देखकर या उम्मीदवार के आधार पर मतदान नहीं करते हैं, बल्कि दल के आधार पर मतदान करते हैं। दलों को चुनाव में जितने मत प्राप्त होते हैं, उन्हीं के अनुपात में, यानी अगर 3 दल, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, अब इनको कितने मत प्राप्त हुए, उसी के अनुपात में इनको सीटें दे दी जाती हैं। अगर बीजेपी का मत प्रतिशत ज्यादा है तो इनको अधिक सीटें मिलेंगी। अब इन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, यह तय करना राजनीतिक दलों का काम होता है। अब यहां पर इन सीटों को दल अपनी सूची में वरीयता के आधार पर इसे भरते हैं। अगर कोई उम्मीदवार को अगर मान लें 50 सीटें प्राप्त होती हैं मत प्रतिशत के आधार पर, उसे 50 सीटें प्राप्त होती हैं।
अब उन 50 सीटों के लिए कौन कौन प्रतिनिधि होंगे, अब ये उस राजनीतिक दल को तय करना होता है, और वो उम्मीदवारों की वरिष्ठता, सीनियोरिटी के आधार पर, सीनियोरिटी के आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन तय किया जाता है। आमतौर पर छोटे दलों को बाहर करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि छोटे दलों को पर्याप्त पर्याप्त अनुपात में वोट नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है कि उन्हें सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो दलीय सूची प्रणाली को अपनाने के पीछे मुख्य मकसद या उद्देश्य छोटे दलों को इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की होती है, या इस रिप्रेजेंटेशन से उन्हें बाहर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस प्रकार की ये जो 3 निर्वाचन प्रणाली, यानी बहुलवादी व्यवस्था, बहुमतीय व्यवस्था और अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के जरिए ही लगभग संपूर्ण देश में जहां राजतंत्र है, जहां डिक्टेटरशिप है, जहां मोनार्की है, वहां की जो बात समझ में है कि वहां की निर्वाचन प्रणाली किसी पद्धति पर आधारित नहीं होती, वो वहां के शासक की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे उत्तर कोरिया में यह तय है कि शासक कौन होगा, निर्वाचन प्रणाली चाहे जो भी हो। चीन में यह तय है कि शासक कौन होगा, निर्वाचन प्रणाली चाहे जो भी हो। जहां राजतंत्र है, जहां एक शासक एक ही परिवार से होगा, एक वंश से होगा, वहां यह तय होता है कि शासक कौन होगा, निर्वाचन प्रणाली चाहे जो भी हो। लेकिन भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि देश का अगला शासक कौन है। ठीक है, यह है भारत में निर्वाचन प्रणाली। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है?